नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2018 का DSSB का क्वेश्चन पेपर। अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना, आप लोगों के लिए ठीक होता है। और यहाँ पर हम सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, हम साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये आंसर इसका क्यों है। और इस पेपर में कुछ एरर्स भी हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन एरर बहुत ज़्यादा है, तो उन एरर को भी साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। तो देखिएगा। और एक बात और बता दूं, जो भी एस्पेरेंट्स हैं DSSB के, उनके लिए NIOS की समरी चल रही है, क्योंकि NIOS से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप NIOS की समरी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक जनरल पेडागोजी की क्लास भी चल रही है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, CDP बाय दीपक सर नाम से, तो आप उस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बालक में वृद्धि निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? वृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक बोले तो क्वालिटेटिव चेंज। तो क्वालिटेटिव चेंज जो होता है, मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है, उसे हम वृद्धि बोलते हैं। इसमें व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा, ढांचागत परिवर्तन बिल्कुल होगा, शारीरिक परिवर्तन ये भी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, भार, ऊंचाई और आकार के संदर्भ में वृद्धि। भार, ऊंचाई और आकार के संदर्भ में वृद्धि कैसी होती है? देखिए, वृद्धि बाल्यकाल तक सीमित होती है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। सिर्फ 35 वर्ष की आयु तक होती है, हम ये भी नहीं कह सकते। 60 वर्ष तक की आयु हो सकती है, ये भी कोई डिफाइन नहीं है। क्या नहीं, ये चीज डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसे बोला गया चेसलेस। क्या बोला गया इसको? चीजलेस बोला गया। मतलब कि इस ये कैसी है, ये निरंतर है। हालांकि डेवलपमेंट निरंतर होता है, बट ग्रोथ को भी निरंतर ही माना गया है। कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह नहीं सकते ना, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बाल्य अवस्था तक ही ग्रोथ होती है, सिर्फ 35 वर्ष तक ही होती है, या फिर सिर्फ 60 वर्ष तक ही होती है। ये असीमित है, ये नॉट डिफाइन भी कह सकते हो आप इसको। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा। 103 है, एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं कहलाते हैं। कार्य तथा चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन। अब मात्रात्मक परिवर्तन किससे जुड़ा हुआ है? वृद्धि से जुड़ा हुआ है। वृद्धि ना हो तो हम किसकी तरफ जा सकते हैं? हम शारीरिक की तरफ जा सकते हैं कि यार शारीरिक परिवर्तन होगा ये तो। बट इसको एक बार इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि चेंजेस इन अ चाइल्ड ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब कि गुणात्मक परिवर्तन। अब गुणात्मक परिवर्तन किससे जुड़े हुए होते हैं? गुणात्मक परिवर्तन आपके डेवलपमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में DSSB के क्वेश्चन पेपर के बारे में? तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर मात्रात्मक ना होकर इसका ट्रांसलेशन एरर है, यहाँ पर होना चाहिए था गुणात्मक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से किस शब्द का अर्थ विशिष्टतम जन्म के बाद है? किस शब्द का मतलब है कि जन्म के बाद की बात चल रही है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जन्म पश्चात। पूर्व ले नहीं सकते, प्रसव पूर्व नहीं ले सकते, नवजात जो होता है वो जन्म के समय बच्चा होता है, तो ये तीनों ही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 105, लंबवत दूरी के साथ साथ बालक के विकास की दिशा होती है। लंबवत दूरी विकास का मतलब कि ऊपर से नीचे तक का विकास। ये बच्चे का पहले सिर का विकास होगा, फिर उसके पैरों का विकास होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? सेफेलोकोडल, यानी कि सिर से पैर। क्वेश्चन नंबर 106, शरीर के किस भाग पर बच्चों का सबसे पहले नियंत्रण होता है? सबसे पहले बच्चे का नियंत्रण किस पर होगा? तो जो सेफेलोकोडल डेवलपमेंट है वो यही बोलता है कि बच्चे का सबसे पहले सिर पर नियंत्रण होता है, इसके बाद अन्य भागों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? लड़के लड़कियों से पहले परिपक्व हो जाते हैं, यह सत्य है। लड़के लड़कियां दोनों समान आयु के दौरान परिपक्व होते हैं, ये भी गलत है। लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। लड़के लड़कियों से पहले किशोर हो जाते हैं, ये गलत है। लड़कियां जो है वो लड़कों से 2-3 साल आगे चलती है मेच्योरिटी में, ठीक है, उनका विकास थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 108, इनमें से कौन सी शिक्षण विधियां पारंपरिक मानी जाती हैं? पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स जो कि चलती आ रही हो पुराने समय से चलती आ रही हो। तो आप बताओ आपने किस तरह से लर्निंग करी है? हम लोगों ने एक्टिविटी तो बहुत कम ही करी है,
ग्रुप में काम तो बहुत मुश्किल से एक आध बार मिला होगा, वो भी किसी गेम्स में ग्रुप बनाया होगा, बाकी कभी मिला ही नहीं। दूरस्थ शिक्षा भी अपने टाइम पे ज़्यादा चलती नहीं थी, तो हमारे टाइम पे ज़्यादा क्या चला, चॉक एंड टॉक, चॉक एंड टॉक, जिसे हम बोलते हैं चौक और बातें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ये पारंपरिक है। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये बताना है कि सत्य वचन कौन से हैं इनमें से। बच्चा अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, ये तो गलत है, पहले सिर पर होगा फिर पैर पर होगा। सामान्य योग्यता से पहले बालक के विकास की सभी प्रावस्थाओं में विशिष्ट योग्यता से पहले आता है, ये इसे थोड़ा देखेंगे। जीवन के अंतिम चरणों में विकास का अचानक स्फुरण होता है, अंतिम चरण में अचानक वृद्धि तो नहीं होगी। बच्चा पहले अंगुलियों को नियंत्रित करता है फिर बाजू को करता है, ये गलत है। जो समीपस्थ दूरस्थ विकास होता है उसमें पहले बाजू पर नियंत्रण आएगा, इसके बाद फिर बच्चे की उंगलियों पर नियंत्रण आएगा। अब बच्चा ऑप्शन नंबर बी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। यहाँ पर ट्रांसलेशन एरर है, क्या है कि सामान्य योग्यता से पहले बालक के विकास की सभी प्रावस्थाओं में विशिष्ट योग्यता से पहले आता है, ये वाला जो से पहले है ना ये हटेगा। अब पढ़ो ये वाला से पहले जो लिखा इन्होंने दो बार लिख दिया। सामान्य योग्यता बालक के विकास की सभी प्रावस्थाओं में विशिष्ट योग्यता से पहले आती है। अब ये स्टेटमेंट राइट हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इंग्लिश में ये सही लिखा हुआ है, सिर्फ ये हिंदी में एरर है। इंग्लिश में बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है कि जनरल एबिलिटी प्रीसीड्स स्पेसिफिक एबिलिटी इन ऑल फेसेस ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। जनरल एबिलिटी के बाद ही विशिष्ट अवस्थाएं आती हैं, या फिर जनरल एबिलिटी ही प्रोसीड कराती हैं विशिष्ट अवस्थाओं को, कि अब आप विशिष्ट अवस्थाएं डेवलप करो, यानी कि स्पेशल एबिलिटी डेवलप करो, आपके अंदर जनरल एबिलिटी डेवलप हो गई है, कुछ इस तरह का। 1010 है, इनमें से कौन सा एक आंतरिक कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाला इंटरनल फैक्टर कौन सा है। माता के गर्भ में वातावरण, ये जो गर्भ में जो वातावरण है ये बाहरी ही माना जाता है। भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता, ये भी बाहर से ही मिलता है। अनुवांशिकता, ये यांत्रिक कारण है। जीवन के बाद एनवायरनमेंट, ये भी बाहरी है। जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी अकेला इंटरनल है, बाकी सारे आपके एक्सटर्नल होते हैं, ध्यान रखो इस बात का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी एक बार देखना पड़ता है। प्रीवियस को एक पेपर कराया था जिसमें मैंने आपको इसको अच्छे से बताया है कि आपको कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें देखना होता है। गतिविधि आधारित अध्ययन का इनमें से कौन सा लाभ है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का बेनिफिट क्या है। सार संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही है। हर तरह की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो ही जाते हैं। बहुसंवेदनाएं लगती हैं आपकी आँख नाक कान, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। बहुशिक्षण अध्ययन विधियों का एकीकरण होता है, ये भी ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मेथड से लगती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। इनमें से कौन सा टीम वर्क के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। टीम वर्क के माध्यम से सीखने पर जोर कौन सा देगा। निरंतर अध्ययन, सहकारी अध्ययन, कक्षा विज्ञान या चौकोर बातें। देखिए व्याख्यान देगा नहीं, चौकोर बातें देगा नहीं, निरंतर अध्ययन भी नहीं देगा, ऑप्शन नंबर बी देगा सहकारी अध्ययन, जहाँ एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होकर सीख रहे होंगे, वहीं तो आपका टीम वर्क बनेगा। ये थीम लिखा है, ये टीम है। समूह के लिए उभयनिष्ठ पहचान बनाकर मदद के लिए एक प्रवृत्ति रखना। देखिए मदद के लिए प्रवृत्ति रखना, मदद के लिए प्रवृत्ति रखना मतलब क्या। मदद के लिए प्रवृत्ति रखने का मतलब कि आपका वहाँ पर पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर पॉजिटिवली डिपेंडेंट है बच्चे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सकारात्मक निर्भरता। व्यक्तिगत अध्ययन तो होगा नहीं क्योंकि इंडिविजुअल काम चल नहीं रहा, समूह के लिए बात चल रही है। समान स्थिति अन्योन्य क्रिया, ये भी नहीं होगा। व्यक्तित्व उत्तरदायित्व, जी जब अकेला व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि ग्रुप में सबको अपना अपना दायित्व दिया गया है, तो वो व्यक्तित्व उत्तरदायित्व की तरफ आ जाता। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सकारात्मक अंतर निर्भरता है कि आप मदद करने के लिए प्रवृत्ति रखते हो कि यार मुझे मदद करना है, मुझे ग्रुप का नाम सोचना है, या ग्रुप के लिए ये करना है, ग्रुप के लिए वो करना है, तो ये सकारात्मक अंतर निर्भरता कहलाती है। इनमें से कौन सा अध्ययन शैली का वर्गीकरण है। बायां मस्तिष्क दायां मस्तिष्क भी होता है, जैसे किसी का लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है। दृश्य और गति जो अंदर जो भी लिखा है, इनका मतलब है कि देखकर और गति करके, मतलब एक्टिविटी करके। कार्यकर्ता, परावर्तक, सिद्धांतवादी, व्यवहारिक, इस तरह की शैलियों में वर्गीकृत किया गया है अध्ययन को। तो अध्ययन को हर तरह से वर्गीकृत करा है, एक तो मस्तिष्क के आधार पर भी करा है, कोई देखकर सुनकर गति एक्टिविटी करके सीखता है, इस पर भी करा है। कार्यकर्ता, परावर्तक, सिद्धांतवादी और व्यवहारिक, इस तरह से भी इसको वर्गीकृत किया है। तो राइट आंसर डी रहेगा।
115 है, लघु समूह शिक्षण में शिक्षक बच्चों को चर्चा शुरू करने के लिए समूहों में संगठित कर सकता है। लघु समूह बनाना है मतलब कि छोटे छोटे समूह बनाना है। छोटे छोटे समूह में बच्चे कितने रहेंगे भाई? जो सबसे कम नंबर है इतने ही रहेंगे, 4 से 6, 10 से 12 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये तो रखेंगे नहीं, ये तो फिर भीड़ हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, एक प्रयोग सामान्यतः एक संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। एक प्रयोग किस तरह का संबंध स्थापित करने में सहायता करेगा? तो जो एक प्रयोग होगा, जो एक एक्सपेरिमेंट होगा, वो कारण प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करने पर रहेगा, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, मतलब कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है, ये कब पता चलेगा? प्रयोग पे पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 117 है, इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है। कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना है आपको, कोई भी एक स्पेसिफिक गोल है, स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप एक कुछ स्टेजेस बना रहे हो, कुछ आप क्या बना रहे होगे, कुछ प्लानिंग कर रहे होगे। तो उस प्लानिंग को ही क्या बोलते हैं? उस प्लानिंग को ही प्लानिंग बोलते हैं, मतलब कि आयोजना बोलते हैं कि आप प्लान कर रहे हो मुझे गोल अचीव करने के लिए इस तरह से चलना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप DSSB का ही मैं कई बार एग्जांपल लेता हूँ, DSSB में CDP पढ़ने के लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे होगे कि यार मुझे कैसे कैसे स्टडी करना है CDP की, ताकि मैं DSSB का एग्जाम क्लियर कर सकूं। का अर्थ है ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने में प्रयुक्त हो सकता है। किसका अर्थ है कि जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है? तो वो है आपका संसाधन, रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्या होते हैं? जैसे भाई आपको CDP पढ़ना है। अब CDP पढ़ने के लिए ये जो मेरी वीडियोस हैं ये क्या है, एक तरह से रिसोर्स हो जाएंगी जो वीडियोस हैं। और क्या हो जाएगा रिसोर्स? जो बुक्स हैं ये क्या है, बुक्स एक तरह से रिसोर्स होंगी जिसकी मदद से आप पढ़ पाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। इनमें से कौन सा एक शैक्षणिक संस्था संसाधन है? शैक्षणिक संस्था कौन सी है? समुदाय, गांव, विश्वविद्यालय, कस्बा। साफ साफ दिख रहा है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, यही शैक्षणिक संसाधन है। 120, शिक्षा एक उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। उबाऊ की जगह इसे थकाऊ करो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड यूज करा है उसका मतलब थकाऊ और उबाऊ दोनों ही होता है। तो थकाऊ और जटिल प्रक्रिया कौन सी है? वह आधारित प्रक्रिया जो होती है, जब आप बच्चों को बाहर लेकर जाते हो तो ये थोड़ी सी थकाने वाली होती है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 121, इनमें से कौन सा उपयुक्त रूप से शिक्षा का वर्णन करता है? उपयुक्त रूप से शिक्षा का वर्णन कौन सा कर रहा है? यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सही बात है, निरंतर भी चलती रहती, रूढ़िवादिता से मुक्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। उक्त सभी तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। जैसा कि शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया द्वारा व्याख्यादित है, सर जॉन एडम के अनुसार 2 ध्रुव है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वे शिक्षक और शिक्षार्थी को शामिल करते हैं। इनमें से कौन सा 2 ध्रुवों को दर्शाता है? एडम्स ने जो बाइपोलर थ्योरी दी है उनमें 2 पोल की बात करिए कि एक तरफ कौन होता है, टीचर होता है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट होता है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शिक्षक और विद्यार्थी। बाकी ये तीनों गलत। नेक्स्ट है 123, द्विध्रुवीय शिक्षा प्रक्रिया की तीसरी भुजा द्विध्रुवीय भुजा में अन्य विमा जोड़ देता है, वह इनमें से कौन सा है? तीसरी भुजा जो द्विध्रुवीय में एक और लाइन जोड़ दी, वह कौन सी है? देखिए, एक तो स्टूडेंट था, एक टीचर था, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन बीच में एक चीज और जोड़ दी जिसे बोला गया करिकुलम या फिर एनवायरमेंट। ये किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। तो वह है आपका अध्ययन सूची यानी कि करिकुलम। 124, एक सटीक या नियमित तरीके से व्यवस्थित शिक्षा की प्रक्रिया को जो अध्ययन सूची द्वारा बंधित हो और परीक्षित हो के रूप में व्याख्यात होती है। देखिए, सटीक और नियमित तरीके से व्यवस्थित शिक्षा, सटीक और नियमित तरीके से व्यवस्थित शिक्षा कहाँ मिलेगी? औपचारिक शिक्षा में मिलेगी। औपचारिक मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन। जब आप स्कूल में जाते हो और वहाँ पर नियम कानून होते हैं, आपको इतने बजे पहुँचना है, ऐसे ऐसे आपकी पढ़ाई होगी, तो वो सारी औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है। 125, एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है। देखो, संगठित और प्रणालीगत तो होती है लेकिन औपचारिक से बाहर होती है, वह कौन सी होगी? वह होगी हमारी गैर औपचारिक, जिसे हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल मतलब
डिस्टेंस एजुकेशन जैसे कि इग्नू वगैरह, तो संगठित प्रणालीगत तो होते हैं लेकिन ये औपचारिक नहीं होती, औपचारिक प्रणाली से बाहर है। अब आ जाता है तीसरा, इन्होंने तीनों की डेफिनेशन बता दी कुल मिलाकर ये 3 क्वेश्चन में। शिक्षा का प्रकार जो चेतन पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण की विधि के बिना होता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, शिक्षा का प्रकार जो चेतन पूर्वक योजनाबद्ध होता है, चेतन पूर्वक योजनाबद्ध होता है मतलब क्या होना चाहिए? राइट आंसर औपचारिक फॉर्मल होना चाहिए। लेकिन एक निश्चित अध्ययन सूची और शिक्षण के बिना होता है, निश्चित अध्ययन सूची और जिसमें शिक्षण नहीं होता, फिर तो आपका अनौपचारिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनौपचारिक में ना तो शिक्षण विधि होती निश्चित, ना ही किसी तरह का करिकुलम होता। अब आप 2 ऑप्शन में फंस गए। जब भी ऐसे 2 ऑप्शन में फंसो तो डायरेक्ट पहुंच जाओ इंग्लिश की तरफ। द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज नॉट कॉन्शियसली प्लान्ड, नॉट कॉन्शियसली प्लान्ड, जिसको कॉन्शियसली प्लान्ड नहीं किया जाता। ठीक है, विदाउट अ फिक्स करिकुलम और मेथड ऑफ अ टीचिंग, ना तो कोई फिक्स करिकुलम होता ना ही टीचिंग की मेथड होती। सिंपल है, ये हमारी इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक होती है, ना तो इसे कॉन्शियसली प्लान्ड किया जाता और ना ही यहाँ पे इसमें कोई टीचिंग मेथड होती। इनफॉर्मल मतलब जब आप दोस्तों के साथ सीख जाते हो, घर पे रहते रहते सीख जाते हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन एरर है। शिक्षा का प्रकार जो चेतन पूर्वक योजनाबद्ध नहीं होता, नहीं वर्ड और आना था जो कि मिस हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 127 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रभावी विचारक ने शिक्षा के लक्ष्यों को 2 प्रमुख प्रकारों त्वरित और अंतिम लक्ष्यों में बांटा? 2 प्रमुख प्रकार त्वरित और अंतिम लक्ष्यों में बांटा है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने बोला कि शिक्षक के दो लक्ष्य होना चाहिए। एक त्वरित जो तुरंत हासिल करना है, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने योग्य बनाना है, वह अपनी आने वाली जीवन की समस्याओं को हल कर सके आसानी से, इस योग्य बनाना है। और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा का कि बच्चे को आत्मसिद्धि प्राप्त करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज। ये 2 लक्ष्य बताए थे महात्मा गांधी ने। 128 आधुनिक भारतीय राज्य कैसा राज्य है? आधुनिक भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, और कुछ लग सकता है आपको, लेकिन जो करिकुलम है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आधुनिक भारत राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। 129 का आयोग की संस्तुति के आधार पर शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई। शिक्षा की पहली राष्ट्रीय नीति बनी थी 1968 में, यानी कि एनपीई जो आई थी पहली, एनईपी जो आई थी पहली, वो आई थी 1968 में। किस आयोग की सिफारिश पर आई थी? वो आई थी कोठारी आयोग की सिफारिश पर। कोठारी आयोग कब आया था? 1964-66 में आया था। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी थे इसके अध्यक्ष। इनमें से कौन सा डेलोर्स आयोग द्वारा दर्शाए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? डेलोर्स आयोग ने बताए थे भाई 4 स्तंभ। कौन कौन से 4 स्तंभ बताए थे? हिंदी में याद मत करना, इंग्लिश में याद करना। ठीक है, क्योंकि हिंदी में याद करोगे तो आपको नहीं आएंगे समझ में। इन्होंने 4 स्तंभ बताए थे। एक बताया था लर्निंग टू नो, दूसरा बताया था लर्निंग टू डू, तीसरा बताया था लर्निंग टू बी, और चौथा बताया था लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार बताए थे किसने? डेलोर्स आयोग ने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए थे। ठीक है, इंग्लिश में देखो आपको आराम से समझ में जाएगा। लर्निंग टू बी बताया था, लर्निंग टू नो ये भी बताया है, लर्निंग टू लिव टुगेदर ही बताया है, बट टू हैव नहीं बताया। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसकी जगह आना था लर्निंग टू डू। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा 130 का। कौन सा? बी। 131 है भाषाविद सामान्यतः भाषा को किस रूप में देखते हैं? जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं वो भाषा को व्याकरण और शब्दकोश के रूप में देखते हैं, और हम लोग सामान्य लोग इस रूप में देखते हैं। अध्ययन भी नहीं आता, सामान्य लोग सिर्फ बोलना और संप्रेषण, भाषा के सिर्फ 2 काम है। हम संप्रेषण हो सकता है हमारे विचारों का, ये सामान्य लोगों ने बोला, ये सामान्य लोग मानते हैं। आप और हम इसी तरह से लेके चलते हैं लैंग्वेज को स्टार्टिंग में। या फिर अगर हम ऐसे व्यक्तियों को देखें जो ज़्यादा शिक्षित नहीं है, जो इस फील्ड में कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मेरा ही बताऊं, मेरी फील्ड सीडीपी वाली चल रही है, तो लैंग्वेज में मैं उसको ग्रामर की तरह से नहीं देखूंगा, भाषा को मैं इस तरह से देखूंगा मैं अपनी बात को सही तरीके से कह पाऊँ। कोई मैथमेटिशियन है, कोई साइंटिस्ट है,
कोई अगल व्यक्ति है वो भी अपनी भाषा को इसी तरह से देखता है कि मैं उसे अपने विचार पेश कर पाऊँ। लेकिन जो भाषाविदी होते हैं वो देखेंगे यार वर्ड का किस तरह से यूज़ करा है, ग्रामर का किस तरह से यूज़ करा है, जैसे आप हिंदी के टीचर को देख सकते हो क्लास में कुछ उस तरह का। किस आयु में एक बालक एक भाषा विकसित करने में सक्षम होता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरणों के सही सिद्धांतों को मिलाता है। तो 4 वर्ष का बालक ऐसी भाषा विकसित करने में सक्षम होता है जो मानक भाषा को फॉलो करती है। ठीक है, उसके सेंटेंस जो मानक भाषा है उसकी ग्रामर से मिलते हैं। आगे 133, ब्राह्मणिक समाज में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? ब्राह्मणिक समाज में प्रयुक्त होती थी संस्कृत भाषा। ठीक है, पाली भाषा जो बौद्ध धर्म है ना, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जिन इन्होंने भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि वहां पे जहाँ उपदेश दे रहे थे वहाँ जनसाधारण की भाषा पाली ही थी। 134, विश्व में बोली जाने वाली 5000 भाषाओं का 1/3 कहाँ बोली जाती है? तो 5000 भाषाओं का 1/3 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, लगभग 1600 प्लस। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से है? तो जो कन्नड़ भाषा है ना वो द्रविड़ भाषा से द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक, भारत में भाषा के कितने परिवार हैं? भारत में भाषा के 4 परिवार हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो अभी ऊपर ही देखा, एक परिवार हो जाता है हमारा द्रविड़, और एक भाषा का परिवार है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन वाला जो परिवार है इसमें हमारी हिंदी आ जाती है। ठीक है, बंगाली आ जाती है, इसी में हमारी बिहारी आ जाती है, तो ये इंडो आर्यन में आ जाती हैं। फिर एक है तिब्बतो बर्मन। एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे इरेज करता हूँ। तिब्बतो बर्मन, तिब्बतो बर्मन में हमारी अरुणाचल प्रदेश की भाषा आ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा इसमें हमारा, अरुणाचल प्रदेश। और उस साइड कौन है? एक असम है, असम के साथ साथ एक सिक्किम है। ठीक है, तो ये तिब्बतो बर्मन में आ जाते हैं। फिर एक है ऑस्ट्रियो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक में कौन कौन सी आती हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक में आ जाएंगी हमारे कुछ, थोड़ा हम और नीचे की तरफ चलें तो जिसमें हमारा मेघालय आ गया, मेघालय के बाद उड़ीसा आ गया। ठीक है, भंडारू, कोकू, सवारा, ये जो भाषाएं आती हैं ये ऑस्ट्रो एशियाटिक में आ जाती हैं। तो 4 भाषा परिवार याद रखिएगा, द्रविड़, इंडो आर्यन, तिब्बतो बर्मन एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक। एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया, एक बार इंडो आर्यन से आया है एंड ये क्वेश्चन द्रविड़ से आ गया। नेक्स्ट 137, हमारी जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। कौन सा भारतीय भाषाई विरासत का एक अखंड भाग है? भारत में कैसी भाषाएं चलती हैं? भारत में बहुत सारी भाषाएं चलती हैं, तो बहुभाषावाद है भारतीय भाषाई का एक मिनट, बहुभाषावाद है भारतीय भाषा का एक विरासत, मतलब भारत में बहुभाषावाद को महत्व दिया गया है। मस्तिष्क के इस भाग में चोट से बोलने में समस्या होती है, तो ये ब्रोका क्षेत्र है जो कि कहाँ पर होता है? फ्रंटल लोब में होता है। लोब होते हैं ना, फ्रंटल लोब, ओसिपिटल लोब, ऐसे 5-6 लोब होते हैं, 4 या 5 या 6 होते हैं। तो उसका जो फ्रंटल लोब का ब्रोका क्षेत्र है वहाँ पर चोट लगने से बोलने में समस्याएं हो जाती हैं। बालक का प्रलाप कब दिखता है? प्रलाप मतलब बेबलिंग। बालक बेबलिंग कब से स्टार्ट कर देता है? जब 6 माह का है तब बेबलिंग आ माँ बाबा ऐसे बोलना स्टार्ट कर देता है, तो 6 माह का बालक बेबलिंग करना स्टार्ट कर देगा। 141वां, पियाजे ने प्रस्तावित किया कि बालक की सोच 2 प्रक्रियाओं के साथ शुरू होती है, एक तो दृष्टिकोण यानी कि परसेप्शन, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखिएगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन हर क्वेश्चन में थोड़ा सा लगे, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा परसेप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों से ही बालक की सोच की प्रक्रिया शुरू होती है। 142वां,
वस्तु, घटना या प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए मौजूदा ढांचे को बदलने को पियाजे ने क्या बोला? मौजूदा ढांचे को बदलना मतलब कि स्कीमा में चेंज करना। स्कीमा में चेंज करने को क्या बोला गया है? एकोमोडेशन बोला गया है। एकोमोडेशन को ही क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन को बोलते हैं हम समायोजन। समायोजन दिख रहा है कहीं? समायोजन हमें कहीं नहीं दिख रहा। समायोजन जब कहीं ना दिखे ना तो इंग्लिश की तरफ चले जाओ। एकोमोडेशन दिख गया ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो एकोमोडेशन। ठीक है, चलिए ये देखो एकोमोडेशन का इन्होंने अनुकूलन कर, जबकि अनुकूलन इंग्लिश में थर्ड ऑप्शन पे एडेप्टेशन नाम से दिया हुआ है, तो ये ट्रांसलेशन ही गलत है। इसका राइट आंसर समायोजन होगा। 143, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है? संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण होता है संवेदी प्रेरण अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। टाइम पीरियड क्या होगा इसका? 0 से 2 वर्ष तक। फिर आती है पूर्व परिचालन अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज, जो होती है 2 से 6। बी के बाद फिर कौन सी आती है? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट होती है हमारी लगभग 6-7 से 11। और फिर आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो होती है 11 से 14। और पियाजे ने बच्चों के ही विकास पे काम करा था, बाल विकास पर ही काम करा था, इसलिए 11 से 14। ये मत बोलना कि 11 से चलती ही रहती है, ऐसा नहीं है। इसमें से किससे संख्या संकल्पना से परिचित करने में प्रथम चरण माना जाता है? संख्या संकल्पनाओं से बच्चों को परिचित करा रहे हो, ठीक है, बच्चों को इंट्रोडक्शन करा रहे हो, तो फर्स्ट स्टेज क्या करोगे? सबसे पहले आप उन्हें गिनना सिखाओगे। क्या सिखाओगे? सबसे पहले काउंटिंग सिखाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 145, गिने बिना एक संख्या पैटर्न की सही पहचान करना क्या कहलाता है? त्वरित गणना कहलाता है। गिने बिना मतलब कि जैसे ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न में यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बने हुए हैं, ठीक है। अब आप इन्हें गिन नहीं रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, आप ऐसे नहीं गिन रहे, आपने देखे 4 इधर 4 इधर 4 को 16 और डायरेक्ट बता दिया कितने ये 16 हैं। इसे बोलते हैं त्वरित गणना। इंग्लिश बता देता हूँ मैं इसका, सब टीजिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को? सब टीजिंग बोला जाता है। 146, सामान्य नियम से विशेष मामलों का परिणाम निकालना क्या कहलाता है? सामान्य नियम से विशेष मामले, सामान्य नियम मतलब कि जनरल रूल, रूल टू एग्जाम्पल, यही है ना? या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं कि जनरल से कहाँ जा रहा है ये स्पेसिफिक चल रही है। तो जनरल टू स्पेसिफिक कौन सी मेथड होती है? जनरल टू स्पेसिफिक होती है हमारी निगमन विधि। और निगमन विधि को क्या बोला जाता है? डिडक्शन मेथड या डिडक्टिव रीजनिंग बोल सकते हैं हम, डिडक्टिव अकेला ही बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो निगमन लिखा नहीं, यहाँ पे निगमन नहीं लिखा, तो चलेंगे इंग्लिश की तरफ। ये मिल गया डिडक्शन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। डिडक्शन का ट्रांसलेशन उन्होंने बहुत बढ़िया करा है, घटाव, ध्यान रखो ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। 147, जब कोई अपने सोच या अध्ययन करने के तरीकों के बारे में जानता हो तो यह कहलाता है। अपने सोच और अध्ययन के तरीकों के बारे में जानना यह कहलाता है मेटाकॉग्निशन। क्या कहलाता है ये? मेटाकॉग्निशन। हिंदी में बोल देते हैं इसे अधिसंज्ञान। क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिसंज्ञान बोला जाता है। अब इन्होंने इसका मध्य संज्ञानात्मक ट्रांसलेशन करा, जो कि गलत है। इसे अधिसंज्ञान बोला जाता है। मेटाकॉग्निशन मतलब ये, देखो एक तो कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन मतलब थिंकिंग करना, समय से समाधान करना, विचार करना। मेटाकॉग्निशन खुद के विचारों पर ही विचार करना, खुद के नियंत्रणों, खुद के निर्णयों के बारे में ही सोचना, खुद के विचारों के बारे में सोचना होता है मेटाकॉग्निशन, ठीक है। 148, संख्या, लंबाई, द्रव्यमान, भार का संरक्षण, संक्रमिकता नहीं, संरक्षण, इन सबका कंजर्वेशन कब आ जाता है? ठोस परिचालन अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में ये चीजें आ जाती हैं। गणित को की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो गणित को एक तरह से हम बोलते हैं कि ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो इसे तर्क की एक शाखा के रूप में रखा गया है। बाकी अंक गणित भी गणित का भाग होता है, बीज गणित भी होता है, एक वो रेखा गणित आता है, जियोग्राफी नहीं, जियोमेट्री, वो भी होता ही है, ठीक है। तो लॉजिकल होता है मैथ का नेचर।
150 से विद्यार्थी कक्षा में विभिन्न अध्ययन कार्यों के माध्यम से व्यस्त रहते हैं, यह प्रवस्था कहलाती है। अगर बच्चे विभिन्न कार्यों में व्यस्त हैं तो मतलब बच्चे क्या हैं, बच्चे इंगेज हैं, बच्चे इंगेज्ड हैं मतलब कि संलिप्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लियर हो गई बात? इंग्लिश में देख लें, इंगेज ही है ना इसका। इसे हम बोलते हैं एंगेजमेंट फेज। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 5E वाले मॉडल पे से दिया हुआ है, तो ये एंगेजमेंट फेज से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्लियर? तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हुए। जो बाकी के क्वेश्चन है 51 to 100, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, DSSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उस पर आप जो जाओगे तो आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक डिस्कस करें वो सारे, तो वहाँ से आप उससे देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।